जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक और हमारा नया लेक्चर आ चुका है हमारे इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में। और दोस्तों ये वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे सॉइल्स के बारे में। सॉइल्स का जो फॉर्मेशन है उसको लेकर हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पहले बात की थी, लेकिन तब हमने सिर्फ सॉइल का फॉर्मेशन देखा था, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने बात करी थी। लेकिन आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम इन जनरल वो चीजें तो देखेंगे ही सही, लेकिन ज्यादा हमारा फोकस रहेगा कि इंडिया में कौन कौन से मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलते हैं। जो 8 मेजर टाइप्स है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, है ना। तो हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है उसका ये 11th लेक्चर होने वाला है। इसके पहले भी हम 10 अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं। हमने इंडिया का एक इंट्रोडक्शन देखा था, फिर फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करी थी हमने, फिर उसके बाद हमने और जो बहुत सारे अलग टॉपिक्स थे उनके बारे में बात करी थी। लेकिन आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सॉइल स्पेसिफिक बात करेंगे। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं उसमें सारी ही चीजें हमने कवर की है, क्लाइमेट वगैरह देखा है, इंडिया का मॉनसून, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉनसून को अफेक्ट करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने बात करी थी, है ना। जो अलग अलग सीजन होते हैं इंडिया में उनके बारे में हमने बात करी थी। एग्जाम स्पेसिफिक क्या चीजें हो सकती है उनके बारे में हमने उसमें बात करी थी। और आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि सॉइल आखिर होता क्या है। तो सॉइल को इन जनरल बोला जाए तो सॉइल क्या होता है, तो एक ग्रेनी सब्सटेंस या फिर एक ग्रेनी लेयर जो कि अर्थ सरफेस पर हमें देखने को मिलती है उसी को सॉइल बोला जाता है। तो सॉइल क्या है, एक ग्रेनी लेयर जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर देखने को मिल रही है उसको हम सॉइल बोल रहे हैं। और सॉइल अपने आप में एक मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि मिक्सचर का क्या मीनिंग होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं। सिमिलरली आप सॉइल भी देखोगे तो सॉइल में बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्स होता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, वो मिलकर फिर आपका सॉइल जो है वो बनाता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, है ना। सॉइल जनरली जो होता है वो रॉक की वेदरिंग से बनता है और रॉक के अंदर जो भी मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वही मिनरल पार्टिकल्स आपको सॉइल में भी देखने को मिलेंगे। सेकंड हो गया ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर को आप ऐसे समझो कि जो सॉइल है उसके ऊपर जो ट्रीज वगैरह ग्रो होते हैं, प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, फिर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह है। तो ट्रीज की जब लीव्स वगैरह शेड होती है, फिर ये जो एनिमल्स वगैरह है इनकी जब डेथ होती है तो वो डिकम्पोज होते हैं और उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनमें जो कार्बन का कंटेंट वगैरह होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो सॉइल के ऊपर ही एक थिन लेयर बन जाती है जहां पर आपको ये ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस का कंटेंट देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ वाटर भी सॉइल में देखने को मिलता है ना। सॉइल के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप्स होते हैं और इन्हीं गैप्स में वाटर जो है वो आपका ट्रैप हो जाता है। सिमिलरली एयर भी आपको देखने को मिलेगी कि इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में आपको एयर भी देखने को मिलेगी। यानी मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर और एयर, इन चार चीजों का मिक्सचर हमें सॉइल में देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि सॉइल का आखिर फॉर्मेशन होता कैसे। तो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। अब ये जो डेन्यूडेशन की प्रोसेस है इसमें खुद में 4 प्रोसेस आती है। डेन्यूडेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर वेदरिंग, फिर इसके अंदर आता है इरोजन, फिर इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में इसमें आता है डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये चारों चीजें क्या है वो हम समझ लेते हैं। अब समझो, मान लो कि ये एक रॉक है, ये एक रॉक थी। अब क्या होता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत ज्यादा रेनफॉल गिर रही है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है वो वीक होती जाती है और ये जो पार्टिकल्स है ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं। इन जनरल हम बोले तो इस रॉक में क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं और धीरे धीरे जो रॉक रहती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर इन्हीं छोटे टुकड़ों के ऊपर भी सेम चीजें चलती है तो धीरे धीरे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में टूट जाएगी। और यही जो फाइन पार्टिकल्स है ये आपका जो रहते हैं वो कहीं और जाकर डिपॉजिट होते हैं और सॉइल के फॉर्म में वो कहलाते हैं। अब ये जो रॉक का ये टूटना हुआ, इस टूटने की प्रोसेस को ही हम वेदरिंग बोलते हैं, है ना। वेदरिंग क्या है कि ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इन स्मॉलर फॉर्म या इन स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज वेदरिंग। रॉक का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। अब रॉक यहां से टूटी, अब पानी जब बहेगा तो पानी इसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा, इन पार्टिकल्स को एयर जो रहती है वो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। तो एयर हुआ, वाटर हुआ या फिर ग्लेशियर्स हुए, ये क्या करते हैं कि इन पार्टिकल्स को इस जगह से हटा देते हैं। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से हटेंगे एयर के कारण, वाटर के कारण, ग्लेशियर के कारण, तो इन पार्टिकल का यहाँ से हो गया इरोजन, यानी इनका हटना यहाँ से कहलाएगा इरोजन।
फिर ये जब वाटर, एयर या फिर जो भी है ग्लेशियर के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वही जब मूवमेंट में है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और फाइनली किसी एरिया में जाकर ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर इनको बोला जाएगा डिपोजिशन, यानी वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इसी प्रोसेस से ये जो 4 प्रोसेसेस है इनको मिलाकर डेन्यूडेशन बोला जाता है, और इन्हीं प्रोसेस से आपका सॉइल जो है वो फॉर्म होता है। अब साथ ही साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। हम सारे फैक्टर्स को अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो आपका हो जाता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल का मतलब है कि किस टाइप की आपकी रॉक है। जिस भी टाइप की रॉक होगी वैसा ही मिनरल कंटेंट हमें सॉइल में देखने को मिलेगा, है ना। मान लो रॉक है, उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है, तो सॉइल में भी आयरन का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा कि आपकी एक जो रॉक होती है वही रॉक फिर क्या होती है, ब्रेक होती है, टूटती है, और इसी रॉक के टूटने से फिर आपके जो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही जो पेरेंट मटेरियल है इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही कैरेक्टरिस्टिक आपको सॉइल में देखने को मिलेगी। अरे आप खुद आपके बारे में सोचो कि आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके हेयर का कलर, आपकी आईज का कलर, आपकी हाइट, आपकी स्किन का कलर, ये सारी चीजें जो है, आपके फेशियल फीचर्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर कहाँ से आई है, आपके पेरेंट्स से आई है। सिमिलरली यहाँ पर सॉइल जो है वो क्या है, रॉक का ही एक तरीके से बच्चा है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सॉइल में देखने को मिलेगी। पहले आ गया पेरेंट मटेरियल। फिर इसके अंदर और अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं, जिसकी एक होता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब है कि वो एरिया कैसा है जहां पर सॉइल डिपॉजिट हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि एक एरिया है जो कि प्लेन वाला एरिया है, फिर एक एरिया है जो कि माउंटेन वाला एरिया यानी स्लोप वाला एरिया। कहां पर ज्यादा सॉइल इकट्ठा होगा, यहाँ पर अगर माउंटेन पर सॉइल इकट्ठा हो भी रहा है तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण ये वापस से नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ज्यादा सॉइल अक्यूमुलेट जो है वो हो सकता है। मान लो यहाँ पर गड्ढा है तो गड्ढे में तो फिर और ज्यादा सॉइल क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो रिलीफ भी क्या करता है, सॉइल की थिकनेस, कितना सॉइल इकट्ठा हुआ है, सॉइल का अक्यूमुलेशन, इकट्ठा कितना हुआ सॉइल, उस चीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आप देखो नॉर्दर्न प्लेन में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हमें सॉइल जो है वो देखने को मिलता है। तो नॉर्दर्न प्लेन में जो सॉइल है उसकी थिकनेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन अपने आप में था क्या, पहले तो एक गड्ढा था, और उसी गड्ढे में फिर आपका जो मेजर रिवर्स थी, नर्मदा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, इंडस हुई, इन्होंने वहां पर फिर क्या किया, सॉइल को अक्यूमुलेट किया, जिससे ये एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल भी बन गया, साथ ही साथ यहाँ पर सॉइल की थिकनेस भी ज्यादा देखने को मिलती है। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा क्लाइमेट। अब यहाँ पर आप देखो, एक आपका था पेरेंट मटेरियल और एक आया है क्लाइमेट। पेरेंट मटेरियल जो है इसको हम बोलते हैं पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, वहीं पर क्लाइमेट जो है इसको बोला जाता है एक्टिव। क्लाइमेट में दो चीजें, एक तो टेम्परेचर और दूसरा होता है रेनफॉल। पैसिव क्या है, एक्टिव क्या, दोनों हम समझते हैं। क्लाइमेट यानी कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पर कितनी रेनफॉल हो रही है, ये दोनों चीजें भी डिटरमाइन करती है कि उस एरिया का सॉइल जो है वो किस टाइप का होगा। हो सकता है कि सेम पेरेंट मटेरियल हो, है ना, एक ही रॉक थी, उसी रॉक से दो अलग एरिया में, दो अलग क्लाइमेट में, दो अलग टाइप के सॉइल बन सकते हैं, है ना। ब्लैक सॉइल भी उसी टाइप की पेरेंट मटेरियल से बन जाएगा और लेटेराइट सॉइल भी उसी टाइप की पेरेंट मटेरियल से बन जाएगा। बस दोनों में क्या होगा, क्लाइमेट का डिफरेंस आएगा। मतलब पेरेंट मटेरियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक तो देगा सॉइल को, मिनरल कंटेंट तो प्रोवाइड करेगा, मगर वहां पर क्लाइमेट जो है वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि वो सॉइल किस टाइप का होगा। हो सकता है कि किसी एरिया में वॉल्केनिक रॉक से ब्लैक सॉइल बन जाए, किसी एरिया में वॉल्केनिक रॉक से आपका लेटेराइट सॉइल बन जाए, है ना। और ये डिटरमाइन कौन करेगा, तो ये डिटरमाइन करता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी रेनफॉल और टेम्परेचर, इसी कारण से क्लाइमेट को बोला जाता है एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। वहीं पर पेरेंट मटेरियल क्या हो जाता है, पैसिव फैक्टर हो जाता है। फिर अगला आता है वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म। वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म डिटरमाइन करेगा कि सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट कितना है। अभी हमने पढ़ा ह्यूमस का कंटेंट क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर आता ही कहां से, लिविंग थिंग से, है ना, जो आपका प्लांट है, एनिमल से। तो अगर उस सॉइल के ऊपर ज्यादा प्लांट्स और ज्यादा एनिमल्स देखने को मिलेंगे तो ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल उस सॉइल के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। और अगर उस सॉइल पर कम प्लांट और कम एनिमल्स है तो कम ऑर्गेनिक मटेरियल हमें देखने को मिलेगा। तो वेजिटेशन और लाइफ फॉर्म जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमस जो है वो कितना ज्यादा उस सॉइल में हमें देखने को मिलेगा। और फिर इसके अंदर लास्ट आ गया टाइम।
टाइम जो है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल कितना थिक या कितना कम थिक हमें देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्दर्न प्लेन में आप देखोगे तो बहुत टाइम से वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, करोड़ों साल से वहां पर सॉइल इकट्ठा हो रहा है, जिस कारण से उसकी थिकनेस ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पर कोई ऐसा एरिया है जहां पर अभी फिलहाल में कुछ लाख कुछ हजार साल ही हुए हैं सॉइल को इकट्ठा होते हुए, तो वहां पर ज्यादा सॉइल की थिकनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो 6 चीजें हुई, पेरेंट मटेरियल हो गया, सॉरी 5 चीजें, पेरेंट मटेरियल हो गया, रिलीफ हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन और टाइम, ये पांचों चीजें होती है वो फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया सॉइल का फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे, और क्या क्या चीजें जो है वो सॉइल को बनाती है ना, सॉइल के अंदर क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टाइप के मेजर सॉइल्स हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और ये चीज पढ़ लेते हैं हम, होराइजन्स। होराइजन्स को आप ऐसे भी समझो कि जो सॉइल की लेयर्स हमें देखने को मिलती है उसी को हम होराइजन भी बोलते हैं। अब सॉइल में जनरली जो सॉइल की होराइजन है उसको आप ए, बी, सी और फिर आर इसको हम बोल देते हैं, या फिर इसको आप बोल दो बेडरॉक। इनमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हालांकि इन ये जो लेयर्स है इन लेयर्स को भी आप और ज्यादा फर्दर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए होराइजन या फिर टॉप सॉइल। अभी जो टॉप सॉइल है उसमें भी ऊपर एक होराइजन हमें मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओ। मतलब ये देखो यहाँ पर मैंने सॉइल की लेयर्स बनाई, तो ये सबसे पहली लेयर क्या होगी, ए लेयर होगी। ए का भी जो बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा होता है उसको बोल दिया जाता है ओ। और यहाँ पर ये जो ओ है ये सिंबलाइज करता है ऑर्गेनिक को। ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक। यानी सॉइल में ऊपर आपको ह्यूमस वाली जो लेयर देखने को मिलती है वो कौन सी लेयर में है, ए लेयर में। और इसमें ए लेयर में ऊपर बिल्कुल ह्यूमस जहां मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ए होराइजन आप देखो ये टॉप सॉइल है, इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, मिनरल मटेरियल भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, वाटर भी मिलेगा। और सॉइल की जो फर्टाइल लेयर होती है वो लेयर कौन सी होगी, ए लेयर ही हमें वो देखने को मिलेगी, है ना। ए लेयर ही डिटरमाइन करेगी कि किस एरिया का सॉइल जो है वो कितना फर्टाइल होगा या कितना कम फर्टाइल वो हमें देखने को मिलेगा। फिर ओ के बाद आ जाता है बी लेयर। बी लेयर को आप बोल देते हो सब सॉइल, इसको हमने बोला था टॉप सॉइल, ये क्या हो जाएगा, सब सॉइल। अब ये एक तरीके से आप समझो कि ट्रांजिशन का जोन है, मतलब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऊपर वाले सॉइल की भी मिलेगी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नीचे वाली लेयर की भी मिलेगी। ये एक ऐसा जोन है जहां पर आप देखोगे कि आपको मिनरल मैटर भी मिलेगा, साथ ही साथ जो वेदर्ड रॉक है वो भी हमें देखने को मिलेगी। मिनरल मैटर भी मिल रहा है, वेदर्ड रॉक भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जो बी होराइजन होती है आपकी, बी होराइजन में ही एक लेयर होती है आपकी जिसको बोला जाता है ई लेयर। इसमें एक लेयर मिलेगी जिसको बोला जाएगा ई लेयर। अब आपकी जो ई लेयर है इसको आप ऐसे समझो, बहुत सी बार क्या होता है, एक प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ऊपर का जितना भी मिनरल मटेरियल होता है ना, ऊपर के जो सैंड है, क्ले है, तो पानी में डिसॉल्व होती है और ये नीचे बी लेयर में आकर डिपॉजिट हो जाती है। तो बी लेयर में भी जहां पर ये डिपॉजिट होती है उसको बोला जाता है ई लेयर, है ना, एल्यूविएटेड लेयर इसको बोला जाता है। तो बी लेयर क्या हो गया, सब सॉइल हो गया। फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी होराइजन सी। अब होराइजन सी क्या है, तो यहां पर आप ऐसे समझो कि ये ऐसी लेयर थी जहां पर आपकी रॉक्स जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, वेदर हो रही थी। मतलब यहाँ पर आपको टूटी हुई रॉक्स देखने को मिलेगी। तो ये लेयर आपकी क्या हो जाएगी, सी। और फाइनली आपकी आ जाएगी लास्ट लेयर जिसको हम बोल रहे हैं बेड रॉक। अब ये जो बेड रॉक है इसको आप देखो, ये ऐसी लेयर है जहां पर आपको जो मेन रॉक जिससे कि आपका सॉइल बना है वो रॉक अपने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगी, यानी अनवेदर्ड फॉर्म में, बिल्कुल भी टूटी हुई वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखो ये आपकी क्या होगी, बेड रॉक, जिससे कि आपका पूरा सॉइल बना है और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। यहाँ पर आपको वेदर्ड रॉक्स देखने को नहीं मिलेगी। वेदर्ड रॉक्स कहाँ देखने को मिलेगी, होराइजन सी में। फिर होराइजन बी में वेदर्ड रॉक्स भी मिलेगी, साथ ही साथ थोड़ा मिनरल कंटेंट भी हमें मिलेगा। फिर आ गई ए लेयर। ए लेयर सबसे फर्टाइल लेयर, इसमें ह्यूमस कंटेंट भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, मिनरल्स भी है। और सबसे ज्यादा आप देखोगे कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेयर जो होती है वो ए ही लेयर हमें देखने को मिलती है। चलो ये तो हमने देख ली डिफरेंट टाइप की लेयर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडिया में सॉइल हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है उसको दो तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके से कैसे किया जा सकता है, एक तो जनरल हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। और एक क्लासिफिकेशन आपका होता है कि जो ICAR है,
यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो भी इंडियन सॉइल्स को क्या करती है। अच्छा, यूएसए में सॉइल की जो टैक्सोनॉमी होती है, मतलब जिस तरीके से सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है वैसे ही क्लासिफाई किया जाता है आईसीएआर के द्वारा। और इस तरीके से आप देखोगे तो इंडिया में 8 डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये पढ़ाना क्यों जरूरी है, तो एनडीए वगैरह में तो ये क्वेश्चन जनरली मुश्किल है कि आए, लेकिन सीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है और वही सेम टेबल मैंने उठाकर यहाँ पर डाली हुई है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंडिया में जो सॉइल मिलते हैं वो होते हैं इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स को जनरली डीप में पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि ऐसे सॉइल जहां पर हमें होराइजन्स देखने को मिलती है। अभी पिछली स्लाइड में जो हमने होराइजन देखी ना, अलग अलग लेयर्स देखी, तो ऐसे सॉइल जो कि आपको लेयर्स में देखने को मिलेंगे उन्हीं को बोला जाता है इंसेप्टिसॉल्स। अब इंसेप्टिसॉल्स में आपको एल्यूवियल सॉइल भी मिल सकता है, ब्लैक सॉइल भी। जहां पर भी इंडिया में सॉइल मिलेगा जिसमें कि अलग अलग लेयर्स, ए लेयर भी मिल रही है, बी लेयर भी मिल रही है, तो वो इंसेप्टिसॉल की कैटेगरी में आ जाता है। फिर इसके बाद एंटीसोल होते हैं, एल्फिसोल होते हैं, वर्टिसोल होते हैं, एरिडिसोल होते हैं, अल्टीसोल होते हैं, मोलिसोल होते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान रहता है तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं ध्यान रहता तो भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। पहले कुछ एग्जाम में, जैसे कि जो सिविल सर्विस एग्जाम है यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, उसमें इसको लेकर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर उसमें आ चुके हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर वो सीडीएस में भी पूछ सकता है, और एनडीए में तो आने के इसके चांसेस कम है। एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, और ये क्लासिफिकेशन उतना फेमस भी नहीं। जो फेमस क्लासिफिकेशन वो आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसके हिसाब से इंडिया में 8 टाइप के सॉइल्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पीटी सॉइल, और फिर फॉरेस्ट सॉइल। ये 8 मेजर सॉइल के टाइप्स जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। इस मैप में भी आप देखोगे तो एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा कि किस एरिया में ज्यादा एल्यूवियल मिलेगा, किस एरिया में ज्यादा ब्लैक मिलेगा, किस एरिया में ज्यादा एरिड मिलेगा, किस एरिया में ज्यादा फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। तो ये एक जनरल तरीके से आपको क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। हालांकि अभी हम हर एक सॉइल को डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा सॉइल है वो है एल्यूवियल सॉइल। अब इंडिया में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई सॉइल का टाइप मिलता है तो वो एल्यूवियल सॉइल ही हमें मिलता है। लगभग 40% जो पूरे इंडिया का सॉइल्स वाला एरिया है उसका, उसमें आपको एल्यूवियल सॉइल ही देखने को मिलेगा, है ना। तो लगभग 40% टोटल एरिया जो है कंट्री का उसको ये कवर करता है। अब एल्यूवियल सॉइल आपको मिलता कहाँ है, तो एल्यूवियल सॉइल हमें मिलता है। अच्छा, एल्यूवियल सॉइल बनता कैसे, तो कुछ रिवर्स होती है, वो रिवर्स क्या करती है, रॉक्स वगैरह को कट करती है। अब जब वो रॉक्स वगैरह को कट करेगी मतलब वेदरिंग कर रही है उनकी, वेदरिंग के कारण जो रॉक के पार्टिकल्स, जो टुकड़े रिवर में आकर गिर जाते हैं, रिवर उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है, और बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक जब इनको ले जाती है तो ये रिवर के अंदर ही सर्कुलर मोशन में और ज्यादा वेदर होते जाते हैं और बहुत फाइन पार्टिकल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। यही जो फाइन पार्टिकल है इन्हीं को हम एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। तो जहां जहां पर भी आपको मेजर रिवर्स मिलेगी वहां वहां पर आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे कि ज्यादा डिपोजिशन कौन करती है, हिमालयन रिवर्स करती है। तो हिमालयन रिवर जो है वहीं पर हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। हालांकि आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो अपने डेल्टा वाले रीजन में भी डिपोजिशन करती है, इसका मतलब उनके डेल्टा वाले रीजन्स में भी हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। तो ये दो ऐसे मेजर रीजन है जहां पर इंडिया में एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलता है। एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपकी इंडस के आसपास वाला जो रीजन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के आसपास वाला जो रीजन हो जाएगा, गंगा के आसपास वाला जो रीजन हो जाएगा, और इनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास वाला रीजन, यहाँ पर आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। साथ ही साथ आपको ईस्टर्न कोस्टल जो डेल्टाज है, डेल्टास वाले रीजन में भी आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं इसको। तो आप देखोगे एल्यूवियल सॉइल जो है वो मेजर रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट होता है। इंडस हुई, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई। अच्छा, अब आपको नॉर्दर्न प्लेन में तो मिलता है, लेकिन राजस्थान के थ्रू गुजरात तक हमें एल्यूवियल सॉइल थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। हालांकि राजस्थान और गुजरात में केवल थोड़ा सा ही पोर्शन इसका देखने को मिलेगा, इतना मेजर पोर्शन इसका देखने को नहीं मिलता। लेकिन एग्जाम रिलेटेड ये वाली चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एल्यूवियल सॉइल जो है आप देखोगे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनके डेल्टास में भी हमें देखने को मिलता है ना। जहां पर भी रिवर डिपोजिशन करेगी वहां पर वो एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट करेगी, क्योंकि रिवर अपने साथ बहाकर जो ले जा रही है तो उसको फाइनर पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट करेगी।
तो भले महानदी हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, इनके डेल्टास में भी आपको एल्यूवियल सॉइल जो है वो डिपॉजिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर भी हमें मिलेंगे। फिर इसका कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किन किन चीजों से बना हुआ है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे कि रिवर वैली के जो अपर रीचेस है, अपर रीचेस का मतलब क्या है, तो ऐसी प्लेस जहां से वो क्या करती है, स्लोप जो है उससे प्लेन में एंटर कर जाती है, तो वहां पर ये सॉइल आपको कोवर्स फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कोवर्स फॉर्म क्या है वो हम समझ लेते हैं। आप इसको ऐसे समझो कि रिवर जब माउंटेन में फ्लो होती है तो रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, तो भले बड़े रॉक के पार्टिकल्स हुए, छोटे सॉइल के पार्टिकल्स हुए, सबको अपने साथ बहाकर ले जाती है। लेकिन जैसे ही रिवर क्या करेगी, माउंटेन से प्लेन में एंटर करेगी, ये स्लोप थी, अब स्लोप से प्लेन में एंटर कर जाएगी, तो जब भी रिवर माउंटेन से प्लेन में एंटर करेगी तो सबसे पहले जिन पार्टिकल्स को डिपॉजिट करेगी वो जो थोड़े बड़े बड़े पत्थर टाइप के होंगे उनको डिपॉजिट करेगी। इसी कारण से आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो एल्यूवियल सॉइल, मतलब रिवर के जो अपर रीचेस जहां पर वो माउंटेन से प्लेन में एंटर कर रही है, वहां पर इसके बड़े पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी कारण से इसको बोला जा रहा है कोवर्स, कोवर्स यानी बड़ा, बड़े पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसे सॉइल्स अगर आप देखोगे तो हमने याद करो द्वार्स पढ़े हैं, छोस पढ़े हैं, तेराई पढ़ा है, इस वाले रीजन में हमें ये देखने को मिलते हैं, है ना। ये सारे रीजन हमने देखे, द्वार क्या था ये हमने समझा था, छो क्या था ये हमने समझा था, तेराई रीजन क्या था ये भी हमने समझा था, जो फिजिकल डिवीजन हमने पढ़ा था उसमें ये समझे थे सारी चीजें, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको वेरिएशन विथ एज, अच्छा एज के हिसाब से भी हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये वापस वही आ गया फिजिकल डिवीजन में, नॉर्दर्न प्लेन के जो हमने डिवीजन देखे थे उसमें हमने भांगर, खादर सबके बारे में पढ़ा था, तो वापस से वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एज के हिसाब से या तो ओल्डर एल्यूवियम हो सकता है या फिर न्यूअर एल्यूवियम हो सकता है। जो ओल्डर एल्यूवियम है, तब हमने पढ़ा भी था कि ओल्डर एल्यूवियम में अब ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए क्या हो गया है, भंगार हो गया, तो भांगर वो मिलेगा आपको। और जो न्यूअर एल्यूवियम है उसको बोल दिया जाएगा खादर। अब समझो देखो ये रिवर है, अब रिवर पहले क्या होता था कि ये समझो देखो ये रिवर की वैली थी, है ना, जहां पर रिवर जो है वो फ्लो होती थी। जब फ्लड आती थी तो इतने एरिया में फ्लो होने लगती थी और यहाँ पर रिवर क्या करती थी, डिपॉजिट करती थी। जब रिवर ने डिपॉजिट किया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया। अब रिवर में जब फ्लड आएगी तो इस वाले हिस्से को वो क्या कर देगी, हटा देगी, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, भांगर, और ये जो नीचे वाला हिस्सा जहां पर अब रिवर क्या करती है, फ्लड के टाइम पे डिपॉजिट करती है, वो खादर बन जाएगा। मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, यहाँ पर पहले रिवर क्या करती थी, डिपोजिशन करती थी, लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ ये जो ब्राउन ब्राउन रीजन देखने को मिल रहा है यहीं पर रिवर फ्लड के टाइम डिपोजिशन करती है। तो ये वाला रीजन जो है ये आपको खादर कहलाएगा और ये जो ऊपर वाला रीजन है ये आपको कहलाएगा भांगर, है ना। तो भांगर क्या हो गया, ओल्डर एल्यूवियम, और खादर जो है न्यूअर एल्यूवियम। फिर भांगर जो आप देखोगे इसकी एक और स्पेशलिटी रहती है कि यहाँ पर आपको कंकर के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब ये कंकर के नोड्यूल्स क्या है, तो ये कैल्शियम के क्या है, डिपोजिशन, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में सिर्फ दो ही सॉइल से जहां पर कैल्शियम के डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, एल्यूवियल सॉइल, है ना, एल्यूवियल में भी कौन सा पार्ट, इसका भांगर वाला पार्ट, और एक और हम आगे पढ़ेंगे एरिड सॉइल, एरिड सॉइल में भी आपको कंकड़ के डिपोजिशन देखने को मिलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। चलो तो समझो, तो दोनों ही भांगर और खादर, इसमें आप देखोगे कि कंकर के डिपॉजिट हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ज्यादा किस में मिलेंगे, भांगर में हमें मिलेंगे। जो ओल्डर एल्यूवियल है वहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन आपको कंकर नोड्यूल के, मतलब जो कैल्शियम के जो डिपोजिशन है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और न्यूअर एल्यूवियल हम यहाँ पर आप देखोगे, खादर को देखोगे तो यहाँ पर फाइनर पार्टिकल्स इसके देखने को मिलेंगे। फिर जो खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू भांगर। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि खादर हर साल क्या हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है। हर साल जब फ्लड आती है तो रिवर्स बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स यहाँ पर वापस से डिपॉजिट कर देती है, लेकिन भांगर में तो बहुत सालों पहले डिपॉजिट हुआ था और आज के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नया डिपोजिशन नहीं होता है। फिर हम देख लेते हैं फर्टिलिटी। अब इंडिया में अगर सबसे ज्यादा फर्टाइल कोई सॉइल है तो वो आपका एल्यूवियल सॉइल ही होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जैसे कि पोटाश हुआ, फॉस्फोरिक एसिड हुआ, लाइम हुआ। फिर अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी में क्या होता है डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर 10th की एनसीईआरटी देखें तो 10th की एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अच्छी क्वांटिटी में हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर आप 11th की एनसीईआरटी में आ जाओगे तो 11th की एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में देखने को नहीं मिलता। अब जनरली यहाँ पर क्वेश्चन अगर आएगा भी
तो या तो वो ऑप्शन में फॉस्फोरिक एसिड देगा या फिर वो ऑप्शन में देगा फॉस्फोरस। तो अगर वो ऑप्शन में देता है कि एल्यूवियल सॉइल आर रिच और दे लेक इन फॉस्फोरस, तो आंसर में क्या हो जाएगा कि वो फॉस्फोरस की उनमें कमी देखने को मिलती है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये तीन चीजें जो है अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलती है एल्यूवियल सॉइल में, और ये इसको एल्यूवियल सॉइल को क्या भी बनाती है, फर्टाइल भी बनाती है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। हालांकि कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनका की बहुत ज्यादा कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है, जिनके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। किसी शुगर केन, आप समझो यूपी बिहार में शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो होता है। फिर पैडी हुआ, वीट हुआ, सीरियल्स हुआ, पल्सेस हुआ, इनके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा ये सॉइल अच्छा होता है ना। यहाँ पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है पैडी वर्सेस राइस, कि सर पैडी क्या है, राइस क्या है। तो ये दोनों सेम ही चीजें, बस डिफरेंस ये होता है कि राइस की जो क्रॉप होती है तो वो छिलके के फॉर्म में राइस आपको देखने को मिलता है, तो वो जो छिलके वाला राइस होता है उसको ही पैडी बोला जाता है, और राइस जो अंदर का जो बीज है वो क्या कहला जाता है, राइस कहला जाता है। तो ये पैडी और राइस के बीच का डिफरेंस है। अब ये हमने पढ़ लिया हमारा एल्यूवियल सॉइल। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। एक बार और हम देख लेते हैं एल्यूवियल सॉइल को। तो एल्यूवियल सॉइल आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई सॉइल देखने को मिलता है तो वह एल्यूवियल सॉइल है। इंडिया के लगभग 40% हिस्से पर हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलता है। फिर सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, कहाँ मिलेगा, तो सर एक जो आपकी रिवर वैलीज है वहां मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन में मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो डेल्टा वाले रीजन है पेनिनसुलर रिवर्स के, कृष्णा का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का, कावेरी का डेल्टा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा एल्यूवियल सॉइल। इसके साथ साथ एक नेहरू जोन में आपको ये राजस्थान से गुजरात तक भी देखने को मिलेगा, है ना। नेहरू जोन ही है, ज्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ा जोन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एल्यूवियल सॉइल के बारे में। फिर सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है ना, एज के हिसाब से इसको भांगर और खादर में डिवाइड किया जा सकता है। भांगर जो कि ओल्डर एल्यूवियम है और खादर आपका क्या हो जाएगा, न्यूअर एल्यूवियम हो जाएगा। ज्यादा फर्टाइल कौन सा है, तो सर ज्यादा फर्टाइल खादर है आपका। फिर कंकड़ नोड्यूल्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं, है ना। कंकड़ नोड्यूल्स क्या है, कैल्शियम के डिपोजिशन, और किन किन क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो शुगर केन हुआ, पैडी हुआ, मेज हुआ, वीट हुआ, सीरियल्स हुआ, पल्सेस हुआ, इनके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सॉइल अच्छा होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लैक सॉइल, जो कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में इंडिया में हमें देखने को मिलता है। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि ब्लैक सॉइल आखिर ब्लैक है क्यों, बना कैसे ये। तो आप समझो कि जो आपका पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है वहां पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है कैसा, ये है वॉल्केनिक प्लेट्यू, है ना। जब इंडिया क्या कर रहा था, गोंडवाना से टूटकर नॉर्थवर्ड मूवमेंट जब इंडिया ने करी थी, तो रीयूनियन आइलैंड करके आपको मिलेगा इंडियन ओशन में। वहां पर जब इंडिया था तो वहां पर क्या हुआ, नीचे से बहुत सारे हॉटस्पॉट क्रिएट हो गए, बहुत सारे ऐसे जोन्स क्रिएट हो गए जहां से बहुत सारा मैग्मा जो था वो अर्थ सरफेस के ऊपर आया। और यही अर्थ सरफेस के ऊपर, अच्छा, ये जो मैग्मा जो था बहुत ज्यादा फ्लूइड था, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, और वही फिर बाद में कन्वर्ट हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू में। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वॉल्केनिक ओरिजिन का है। तो ये आपका मैग्मा जब ठंडा हुआ, ऊपर लावा कहलाया, वो ठंडा हुआ तो रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, और इन्हीं रॉक्स की जब वेदरिंग हुई तो वो कन्वर्ट हो गया ब्लैक सॉइल में। तो ये जो ब्लैक सॉइल है, इसी कारण से इसका कलर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लैक देखने को मिलता है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है, आप देखोगे इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, और रेगुर सॉइल के साथ साथ इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कोई सॉइल अगर होता है तो आपका होता है ब्लैक सॉइल। इसी कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ। तो जो आपकी डेक्कन ट्रैप थी, है ना, डेक्कन ट्रैप में हमें कौन से टाइप की रॉक मिलती है, बेसाल्टिक रॉक इसमें हमें मिलती है। तो ये जो आपका बेसाल्ट था, तो जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू था वो लावा के फ्लो के कारण बना था, और इन्हीं की जब वेदरिंग हुई तो उससे आपका ब्लैक सॉइल जो था वो फॉर्म हुआ। फिर जोग्राफिकल स्प्रेड कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो हम समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो प्लेट्यू वाला एरिया है महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र यानी गुजरात का जो नीचे वाला रीजन है वो हो गया। फिर उसके बाद मालवा वाला प्लेट्यू हो गया आपका मध्य प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश इन जनरल। फिर उसके बाद आप देखोगे छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, फिर कुछ पार्ट तमिलनाडु का। इन सब एरियाज में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। मेजर जहां पर भी आपको प्लेट्यू वाला पार्ट देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ब्लैक सॉइल जनरली देखने को मिलता है।
फिर उसके बाद जो अपर रीचेस है गोदावरी के और कृष्णा वैली के, यानी जहां पर अपर रीचेस मतलब अभी वही अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, माउंटेन से जहां पर प्लेन में एंटर करेगी तो वहां पर भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। तो ये हो गया ब्लैक सॉइल का ज्योग्राफिकल स्प्रेड कि कहां कहां पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम इसका कंपोजिशन यानी किन किन चीजों से क्या क्या मिनरल कंटेंट मिलता है और क्या कुछ स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब ब्लैक सॉइल को अगर आप देखोगे तो इसमें क्लेई मटेरियल यानी फाइन क्ले बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सिंस इसमें फाइन क्ले है, क्ले की क्वालिटी होती है कि मॉइस्चर को बहुत लंबे टाइम तक वो रिटेन करके रखती है, तो इसी कारण से इसमें मॉइस्चर का जो रिटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है ना। मॉइस्चर का रिटेंशन अच्छा, इसी कारण से आप बारिश गिरने के लंबे टाइम बाद तक भी इसमें क्या कर सकते हो, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मॉइस्चर का रिटेंशन इसमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होता है, मैग्नीशियम में रिच होता है, एल्यूमिना में रिच है, पोटाश, लाइम, इन सब मिनरल्स में क्या होता है, रिच होता है। हालांकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर जो है उनकी थोड़ी कमी हमें देखने को मिलती है ना। प्लांट्स के ग्रो होने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक आपका हो जाता है नाइट्रोजन, फिर आपका हो जाता है फास्फोरस, फिर एक और आ जाता है आपका पोटेशियम, एनपीके। आप जितने भी फर्टिलाइजर्स देखोगे ना तो उसमें आपको एनपीके तो देखने को मिलेगा, इसी नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, फास्फोरस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पोटेशियम भी उसमें देखने को मिलेगा। तो जिन भी सॉइल में इनमें से एक या दो की भी क्वांटिटी ज्यादा है वो इन जनरल क्या कहलाते हैं, फर्टाइल कहलाते हैं, क्योंकि वो क्रॉप्स के ग्रो होने के लिए अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं एरेशन एंड क्रैकिंग। अब जो आपके ब्लैक सॉइल होते हैं इनको बोला जाता है सेल्फ प्लविंग सॉइल। सेल्फ प्लविंग सॉइल क्यों बोला जाता है, तो आप देखोगे कि जब ब्लैक सॉइल आपके बहुत ज्यादा सूख जाते हैं तो सूखने के कारण इनमें बीच में दरारें बन जाती हैं, गैप्स बन जाते हैं, और ये जो गैप्स है इसके थ्रू क्या होता है, आपकी एयर जो है वो अंदर की तरफ जाती है और अंदर की एयर बाहर की ओर आ जाती है, यानी अपने आप यहाँ पर एरेशन, एयर का मूवमेंट हो जाता है। इसी कारण से इसको क्या बोल दिया गया है यहाँ पर कि ये जो सॉइल है इसमें हमें सेल्फ प्लविंग देखने को मिलती है ना। सॉइल का अच्छा एरेशन भी देखने को मिलता है, तो इससे यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ प्लविंग होती है। जब एयर अंदर जाएगी तो वो सॉइल में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करेगी, ऐड करेगी, तो सेल्फ प्लविंग इसीलिए इसको बोला जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड एंड येलो। रेड एंड येलो को पढ़े इसके पहले हम ब्लैक सॉइल को एक बार और समझ लेते हैं। अब आप ब्लैक सॉइल को देखो, ब्लैक सॉइल को हम क्या भी बोल रहे हैं, रेगुर सॉइल भी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कॉटन का कल्टीवेशन या कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसी कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। फिर फॉर्मेशन फैक्टर क्या है, तो सर आपका जो लावा फ्लो था, लावा फ्लो क्या हुआ, ठंडा हुआ, रॉक्स में कन्वर्ट हुआ, और वही रॉक की जब वेदरिंग हुई तो आपका उससे ब्लैक सॉइल बन गया। ठीक है सर, ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है इसका, सर ज्योग्राफिकल स्प्रेड इसका आप देखोगे तो मालवा प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, फिर आपका जो महाराष्ट्र में जो प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, सर जो सौराष्ट्र वाला रीजन हो गया, फिर थोड़ा सा सर तमिलनाडु वाला रीजन हो जाएगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर आप देखोगे तो जो अपर रिचेस होंगे कृष्णा के, गोदावरी के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। सर छत्तीसगढ़ का थोड़े से पार्ट में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, इन सब रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को मिलेगा। फिर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, अब इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्लेई मटेरियल से बनता है, इस कारण से मॉइस्चर को होल्ड करने की, रिटेन करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है, पोटाश है, लाइम है। हालांकि कुछ मिनरल्स में ये लैग भी करता है, कुछ मिनरल्स इसमें नहीं भी हमें देखने को मिलते हैं, डेफिशिएंट है, जिसकी फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की इसमें थोड़ी कमी देखने को हमें मिलती है। फिर साथ ही साथ गर्मियों के टाइम पर जब इसका पूरा मॉइस्चर चला जाता है तो इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं इस टाइप के सॉइल में, और वो एरेशन में, एयर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसी कारण से सॉइल को सेल्फ प्लविंग सॉइल भी बोला जाता है। चलो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, अगला सॉइल है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल, इसका नाम ही आप देखो, रेड एंड येलो सॉइल, तो इसका कलर रेड क्यों है, इसका कलर येलो क्यों है, तो सर इसके अंदर क्या होता है कि आयरन का कंटेंट, आयरन की ऑक्साइड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, और आयरन की ऑक्साइड की एक फीचर होती है कि जहां पर भी आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसका कलर आपको रेड देखने को मिलेगा। हमारा ब्लड देखो, ब्लड को रेड कलर किससे मिल रहा है, हीमोग्लोबिन वगैरह से मिल रहा है, और उसमें भी आयरन का कंटेंट ज्यादा है, इस कारण से आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेड देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ये जो सॉइल है इसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है। मार्स की सरफेस याद करो,
मार्स की सरफेस रेड क्यों है? क्योंकि वहां पर आयरन का कंटेंट ज्यादा है। सिमिलरली रेड सॉइल में भी आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसी कारण से इसका कलर रेड होता है। तो फिर सर येलो कलर कहाँ से आया? तो येलो कलर भी आयरन के कारण ही है। बस आयरन जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो वो रेड कलर का होता है, लेकिन जब उसमें आप पानी ऐड कर दोगे, यानी जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, पानी वाले फॉर्म में होगा, तो उसका कलर हो जाता है येलो। मतलब दोनों में ही आयरन का कंटेंट ज्यादा है, बस एक में प्योर आयरन का कंटेंट आयरन की ऑक्साइड और एक में वो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में, इसी कारण से वो येलो अपीयर होने लगता है। यही आपका सॉइल हो जाता है रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल बना कैसे? तो आपकी जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स थी, उनकी जब वेदरिंग हुई तो उनकी वेदरिंग से आपका क्या बन गया? रेड एंड येलो सॉइल बन गया। ऐसे रीजन जहां पर रेनफॉल कम होती है, जैसे कि जो डेक्कन प्लेट्यू को ध्यान रखो, वेस्टर्न घाट आ गया, तो वेस्टर्न घाट की जो ईस्ट वाला रीजन है, तो ईस्टर्न वाला रीजन और सदर्न डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, वहां पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। फिर रेड एंड येलो सॉइल जो है वो आपको ओडिशा में भी देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेंगे, सदर्न गैंगेटिक प्लेन में भी देखने को मिलेंगे। जो पिडमोंट जोन है वेस्टर्न घाट का, पिडमोंट जोन का मतलब क्या होता है? पिडमोंट वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं, ये माउंटेन, और माउंटेन का जो बिल्कुल फुट है, इस फुट को बोल दिया जाता है पिडमोंट। तो आप देखोगे कि आपके जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में तो बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, लेकिन इसके ईस्ट वाले पार्ट में कम रेनफॉल होती है, तो वहां पर भी आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। तो ये सारी जोन्स हो गए जहां पर रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। हालांकि पूरा तो उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जो सदर्न जोन्स है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया, ओडिशा का एक मेजर पार्ट हो गया, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे रीजन है, ये वेस्टर्न घाट का ईस्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर भी आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रहा है। तो जहां पर रेनफॉल कम होती है और वहां पर क्रिस्टलाइन रॉक के वेदरिंग से आपका रेड एंड येलो सॉइल जो है वो बना है। कलर क्यों है? तो इसका रेडिश कलर है क्योंकि इसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। येलो क्यों है? क्योंकि जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, वाटर वाले फॉर्म में होता है, वाटर ऐड हो जाता है, तो इसका कलर येलो हो जाता है। फिर उसके बाद फर्टिलिटी, तो आप देखोगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की ही इसमें कमी देखने को मिलती है। इस कारण से ये जो सॉइल है उतना ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है। हालांकि आजकल तो क्या होता है कि आप इरिगेशन, अगर अच्छा इरिगेशन है और आपके जो फर्टिलाइजर्स है उनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, बाहरी तौर पर ही न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल में कम है वो ऐड कर सकते हो, और इन सॉइल को भी अच्छे इरिगेशन से, अच्छे फर्टिलाइजर डालकर आप कल्टीवेट कर सकते हो। चलो अगला इसके अंदर हम देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल को आप देखोगे, लेटेराइट सॉइल में जो वर्ड है लेटर, लेटर का मतलब होता है ब्रिक जैसा, ब्रिक लाइक। ब्रिक का कलर कैसा होता है? बिल्कुल लाल कलर का, वैसा ही कलर आपको इसका देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इसी सॉइल से आपकी ब्रिक जो है वो बनती भी है। इस सॉइल को क्या बोला जाता है? लेटेराइट सॉइल बोला जाता है। अब लेटेराइट सॉइल आप देखोगे ऐसा रीजन जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल भी गिरती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सनलाइट भी गिरती है, उस वाले रीजन में क्या होता है, आपको लेटेराइट सॉइल जो है वो फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? सर यहाँ पर देखो क्या होता है। अब आपका सॉइल था, स्टार्टिंग में तो ये सॉइल जो था वो क्या था, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट भी थे, सारी चीजें अच्छी थी, मतलब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, दिन में बहुत ज्यादा धूप पड़ी। जब दिन में बहुत ज्यादा धूप पड़ी तो उसके कारण क्या हुआ कि नीचे से आपके जो मिनरल्स थे वो पानी के साथ ऊपर की ओर आ जाएंगे। पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन वो मिनरल्स ऊपर की ओर इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि अगली बार जब बहुत तेज बारिश गिरेगी तो वो इन सारे मिनरल्स को अपने साथ बहाकर ले जाएगी, और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स जो बचेंगे वो पानी में डिजोल्व होकर वापस ही नीचे की ओर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर लीचिंग भी बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से बह भी जाते हैं। इस कारण से ऐसा सॉइल बन जाता है जहां पर आपको बहुत कम मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से सॉइल उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता। इस सॉइल को क्या बोलते हैं? लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। और लेटेराइट सॉइल किसी भी टाइप की रॉक से बन सकता है, बस वहां पर हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जिस रॉक से आपका ब्लैक सॉइल बना है उसी रॉक से भी लेटेराइट सॉइल बन जाएगा, बस वहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल आप उसको दे दो। इसका ओरिजिन क्या हुआ है? तो जो लेटेराइट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड लेटर से आता है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। अब लेटेराइट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहां पर आपको अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ज्यादा बारिश, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा धूप,
फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा लीचिंग जो होती है, लीचिंग मैंने अभी जो प्रोसेस बताई ना कि ऊपर जो मटेरियल है पानी में घुल जाते हैं और नीचे की ओर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को लीचिंग यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा लीचिंग के कारण, बहुत ज्यादा जब हैवी रेनफॉल होती है उसके कारण आपके जो लेटराइटिक सॉइल्स है वो फॉर्म होते हैं, उसी कारण से लेटराइटिक सॉइल जो है वो बनते हैं। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आप देखोगे कि जो लेटराइटिक सॉइल है वो हल्के से एसिडिक होते हैं नेचर में, मतलब यहाँ पर इसका जो पीएच है वो 6 से कम हमें देखने को मिलता है ना। जनरली 7 से ही कम है तो उसको एसिडिक हम बोल देते हैं, मगर इनका जो पीएच है वो 6 से भी कम आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे तो जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सारी ही चीजों में डेफिशिएंट होता है, ना तो ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ना ही नाइट्रोजन मिलेगा, ना ही फॉस्फेट मिलेगा, कैल्शियम भी नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश जो है वो होते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे मिनरल्स इसमें नहीं होते। फिर ये सॉइल्स कहाँ मिलते हैं, तो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में आपको ये मिलेंगे। कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये देखो ये तीनों ही ऐसे रीजन हैं जहां पर मानसून के टाइम पर अच्छी बारिश होती है और फिर धूप भी अच्छी पड़ रही है, क्योंकि ये कहाँ पर है, साउथ वाले जोन में लोकेटेड है। फिर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हुआ, फिर वेस्टर्न घाट का कुछ पार्ट हुआ, फिर ओडिशा हुआ, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का, कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट जो असम वाला रीजन है वहां पर भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, फिर उसके बाद फिर बहुत अच्छी सनलाइट भी गिरती है। तो इसके कारण इन वाले रीजन्स में आप देखोगे आपको लेटेराइटिक सॉइल जो है वो देखने को मिलेगा। ये वही सारे रीजन हो गए, देखो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, फिर कुछ पार्ट आपको आंध्र प्रदेश का देखने को मिलेगा। फिर इधर आपका वेस्टर्न घाट का जो महाराष्ट्र में जो रीजन है उसका कुछ पार्ट हो जाएगा, आपका केरला वाला पार्ट हो जाएगा, इसमें तमिलनाडु वाला पार्ट हो जाएगा, कर्नाटका वाला पार्ट हो जाएगा। तो इन सारे ही पार्ट में आपको लेटेराइटिक, इधर आसाम वाला पार्ट हो गया, तो इन सारे ही पार्ट में आपको जो लेटेराइटिक सॉइल है या फिर लेटेराइट सॉइल है वो मिलता है। चलो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं वेजिटेशन इन्फ्लुएंस। अब आप देखोगे कि ऐसे एरिया जहां पर आपको डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, दोनों समझते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप ऐसे समझो, क्या हो अगर साल भर बारिश हो, अगर साल भर बारिश होगी तो कभी पत्तों को अपनी लीव्स को शेड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। इंडिया में आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि जब ड्राई सीजन आता है तो अपनी सारी ही लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, पूरा सूखा पेड़ बन जाता है। वो क्यों, क्योंकि ड्राई सीजन में अगर पत्तियां होगी तो पत्तियों से क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन, मतलब पानी जो है इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा और पानी की कमी होगी, जिसके कारण वो फूड नहीं बना पाएंगे और धीरे धीरे प्लांट क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी ही पत्ती को शेड कर देते हैं ताकि वाटर के लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। इसी टाइप के ट्रीज को बोला जाता है डेसिडुअस ट्रीज। और जिन भी फॉरेस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलेंगे उन फॉरेस्ट को हम डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। लेकिन वहीं पर इक्वेटर वाला रीजन अगर आप देखोगे तो वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर जो ट्रीज होते हैं, वहां पर तो रोज बारिश हो रही है, तो वहां पर कोई भी ऐसा ड्राई सीजन नहीं आता है, जिसके कारण आपको वहां पर जो ट्रीज मिलेंगे वो अपनी लीव्स कभी भी शेड नहीं करते, मतलब लीव्स एक दो इक्का दुक्का लीव जो है वो डेड हो जाएगी, उसके बाद गिर जाएगी, मगर सारी एक साथ लीव शेड कर दी वैसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वो जो फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब इंडिया में भी जहां पर बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, यानी वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट, वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा पार्ट है जहां पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे ऐसे एरिया जहां पर डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर लेटराइट सॉइल जो है वो ह्यूमस में रिच हो सकते हैं। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि सॉइल के फॉर्मेशन में ह्यूमस जो है, ह्यूमस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, अगर बहुत ज्यादा प्लांट, बहुत ज्यादा वेजिटेशन, बहुत ज्यादा एनिमल इसके ऊपर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर, तो क्या है, फॉरेस्ट है तो मतलब बहुत ज्यादा ही है, तो वहां पर आपका लेटराइट सॉइल जो है वो ह्यूमस उसमें ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि जहां पर स्पार्स वेजिटेशन होगा, स्पार्स वेजिटेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूर दूर है वेजिटेशन, एक प्लांट 100 मीटर दूर है, दूसरा प्लांट 200-300 मीटर दूर है, ऐसे जो एरियाज है वहां पर इसमें ह्यूमस का कंटेंट जो होता है वो हमें कम देखने को मिलता है। अगर डेंस वेजिटेशन है तो ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा, स्पार्स वेजिटेशन है यानी दूर दूर वेजिटेशन है तो ह्यूमस का कंटेंट कम देखने को मिलेगा। फिर सॉइल कंजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं। अभी हम आगे सॉइल कंजर्वेशन इन जनरल के बारे में बात करेंगे ही सही, हालांकि यहाँ पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, तब मैं जब पढ़ाऊंगा ना उसको तब एक बार और इसी चीज को आपको ये समझ में आ जाएगी अच्छे से।
अब आप देखोगे कि जो हिली एरियाज है, जो कर्नाटका का हिली एरिया है, केरला का हिली एरिया है, तमिलनाडु का हिली एरिया है, यहाँ पर इन सॉइल्स को सही तरीके से यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या किया जाता है कि आप टी के आप बड़े बड़े बागान देखो, टी के बड़े बड़े बागान देखोगे ना, तो वहां पर आपको ऐसे टेरेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो टेरेस फार्मिंग के थ्रू वहां पर क्या किया जाता है, टी हुआ, फिर और जो दूसरे टाइप की क्रॉप्स होती है उनका कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है। टी हुआ, कॉफी हुआ, इनका कल्टीवेशन यहाँ पर किया जा सकता है अच्छी सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक के साथ। फिर रेड लेटराइटिक सॉइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला का कुछ ऐसा स्पेसिफिक हिस्सा है जहां पर आपको रेड लेटराइटिक सॉइल देखने को मिलता है। वो जो रेड लेटराइटिक सॉइल है वो कैश्यू नट यानी काजू के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ध्यान रखना ये है ना, काजू के कल्टीवेशन के लिए, कैश्यू के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हमने पढ़ लिया लेटराइटिक सॉइल के बारे में। अगला सॉइल आ गया हमारा एरिड सॉइल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ये कैसा होगा, सूखा सॉइल हमें देखने को मिलेगा, ड्राई सॉइल देखने को मिलेगा। इसके कलर जो है वेरी करते हैं, कहीं पर ये थोड़ा रेड भी हो सकता है, कहीं पर ये थोड़ा ब्राउन भी हमें देखने को मिल सकता है। फिर आप देखोगे तो ये सैंडी यानी इनमें सैंड का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इनका टेक्सचर कैसा होगा, सैंडी टेक्सचर होगा। और इनका नेचर होता है सेलाइन यानी इनमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। अब सर सॉल्ट का कंटेंट क्यों ज्यादा है? तो सॉल्ट का कंटेंट इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर बारिश कम गिरती है। थोड़ी बहुत बारिश गिरेगी, अंडरग्राउंड जाएगी, फिर बहुत तेज धूप पड़ेगी। जब बहुत तेज धूप पड़ेगी तो वो पानी जो था वापस सरफेस पर आएगा, लेकिन वो सिर्फ पानी थोड़ी आएगा, अपने साथ वो सॉल्ट लेकर भी आएगा सरफेस पे। अब पानी तो वापस से धूप के कारण इवापोरेट हो जाएगी, लेकिन वो सॉल्ट बेचारे वहीं पर तपती धूप में रह जाएंगे। इसी कारण से इनका नेचर कैसा है, सेलाइन नेचर हमें देखने को मिलेगा। हाई सॉल्ट कंटेंट इनमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन के साथ आप देखोगे कि सॉल्ट सरफेस पर आ जाएगा, पानी तो उड़ गया, सॉरी सॉल्ट को वहीं पर छोड़ गया। फिर क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। ड्राई क्लाइमेट्स है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पर आप देखोगे कि इवापोरेशन ज्यादा होता है। इसी कारण से यहाँ पर ना तो ज्यादा ह्यूमस देखने को मिलेगा, ना ही ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर सॉइल अच्छा है तो प्लांट अच्छे ग्रो होंगे, प्लांट अच्छे ग्रो होंगे तो ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब सॉइल भी अच्छा होगा। तो ये अपने आप में क्या है, एक साइकिल है। अगर सॉइल अच्छा नहीं है तो प्लांट भी अच्छे ग्रो नहीं होंगे, प्लांट भी अच्छे ग्रो नहीं होंगे तो वापस ह्यूमस कंटेंट का मतलब सॉइल भी क्या हो जाएगा, बुरा। तो आप जैसा बोओगे वैसा खाओगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, है ना। राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। फिर अभी हमने बात करी थी जब एल्यूवियल सॉइल हमने पढ़ा था कि एल्यूवियल सॉइल में आपको कंकर के नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ही आपको कंकर के नोड्यूल्स एरिड सॉइल में भी देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में दो ही सॉइल है जहां पर कंकर के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, कंकर यानी कैल्शियम के नोड्यूल्स। एक तो आपका एल्यूवियल सॉइल हो जाएगा और सेकंड आपका हो जाएगा एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल को आप देखोगे, इसमें आपको कंकर देखने को मिलता है, यहाँ पर कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा है। इसी कारण से आप देखोगे कि इन्फिल्ट्रेशन जो है सॉइल में वाटर का वो नहीं हो पाता है, मतलब सैंडी नेचर भी है, टेक्सचर भी सैंडी है, और आपका जो कैल्शियम है उसका कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है। तो पानी जब गिरता है तो ऊपर ही बहकर वो चला जाता है, सॉइल के अंदर ज्यादा पानी नहीं जा पाता। अब यहाँ पर कल्टीवेशन की पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। किस किस चीज की कमी है? सर मॉइस्चर की कमी है, ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन की भी इसमें कमी है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो फॉस्फेट कंटेंट जो है वो थोड़ा ठीक ठाक इनमें देखने को मिल जाता है। अब कुछ एरियाज है जहां पर थोड़ा ह्यूमस और थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी इनमें देखने को मिलेगा। वापस वही बात आ गई, अगर आपके पास अच्छा इरिगेशन है तो एरिड सॉइल में भी आप क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। जैसे कि जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है वहां पर जो इंदिरा केनाल है, इंदिरा केनाल मतलब जो आपकी सतलज रिवर है ना, उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है भाखरा नागल डैम, और उससे एक कैनाल बनाई गई है जो कि राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में वाटर प्रोवाइड करती है, और वो इरिगेशन के लिए भी वाटर प्रोवाइड करती है। तो वहां पर आप देखोगे कि क्या होता है कि उसी वाटर को यूज करके वहां पर कल्टीवेशन किया जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ही अच्छा इरिगेशन की फैसिलिटीज है, फर्टिलाइजर्स वगैरह है, तो आप एरिड सॉइल में भी कल्टीवेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप इस सॉइल में नीचे की ओर जाओगे तो कंकर की लेयर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इस कारण से वाटर जो है वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता, और बहुत जल्दी वो फिर क्या भी हो जाएगा, एवापोरेट भी हो जाएगा। चलो आगे हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल। नाम से पता चल रहा है जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, मगर जनरली आपको फॉरेस्ट सॉइल कहाँ देखने को मिलते हैं, हिली एरियाज में देखने को मिलेंगे।
हिली एरियाज जो है, अब हिली एरियाज इंडिया में ज्यादा कहाँ है सर? हिमालयन रीजन में। तो ये सॉइल भी कहाँ मिलेगा ज्यादा? हिमालयन रीजन में आपको सॉइल ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, वहां पर आप देखोगे फॉरेस्ट भी ज्यादा देखने को मिलते हैं और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। फिर टेक्सचर आप देखोगे तो किसी एरिया में लोमी हो सकते हैं, किसी एरिया में सिल्टी हो सकते हैं, और आप देखोगे तो किसी एरिया में कोर्स ग्रेन भी हो सकते हैं। लोमी एक सॉइल का टाइप होता है, सिल्ट भी एक सॉइल के पार्टिकल का टाइप है, वहीं पर कोर्स भी मैंने बताया, कोर्स जो बड़ा सॉइल का पार्टिकल है, बड़ा थोड़ा पत्थर वत्थर वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाता है? कोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद हिमालयन कॉन्टेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं। अब जो स्नो कवर्ड रीजन से हिमालयस का, वहां पर क्या होता है? डेन्यूडेशन वगैरह हमें देखने को मिलता है। डेन्यूडेशन हम पढ़ ही चुके हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये चारों प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इसी कारण से आप देखोगे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है माउंटेन्स का, वहां पर ये जो सॉइल है इसका एसिडिक नेचर होता है, साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है। ह्यूमस का कंटेंट कम क्यों है? यहाँ पर आज सर वेजिटेशन ही ग्रो नहीं हो रही है, तो ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद जो फर्टाइल रिवर वैलीज है, जो लोअर पोर्शन होते हैं वैलीज के, जहां पर रिवर टेरेसेस जो भांगर खादर हमने देखा वो क्या है? रिवर टेरेसेस ही है। तो वहां पर आप देखोगे एल्यूवियल फैंस हमें देखने को मिलते हैं। एल्यूवियल फैंस को आप ऐसे समझो कि एल्यूवियल जो डिपॉजिट कर रहा है वही। फिर इसके बाद फर्टाइल फॉरेस्ट सॉइल जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे वेजिटेशन ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए भी अच्छा होता है। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो वेजिटेशन हो ही नहीं रहा है, हालांकि डेन्यूडेशन तो हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर आपको एसिडिक सॉइल देखने को मिलेगा। फिर बीच वाला पार्ट जो है वहां पर सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा? कोर्स ग्रेन्ड, यानी यहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो रिवर वैली वाला रीजन है वहां पर लोमी, सिल्टी और फर्टाइल देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर रिवर टेरेसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग एरिया में हाइट के हिसाब से क्या होता है? वेरी कर जाता है। चलो फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सेलाइन सॉइल। अब सेलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल भी बोला जाता है ना, क्योंकि इनमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब सेलाइन सॉइल जो है इसमें आप देखोगे तो सोडियम हुआ, फिर पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इनके सॉल्ट आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सॉल्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। हालांकि अब ये वाला सॉइल अगर आप देखोगे तो ज्यादा वेजिटेशन ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिलती। नाइट्रोजन और कैल्शियम में ये क्या करते हैं? लैग करते हैं, ना तो ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगा ना ही ज्यादा इनमें कैल्शियम हमें देखने को मिलता है, यानी नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों में क्या होते हैं? डेफिशिएंट हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है और ड्रेनेज भी बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब पानी ज्यादा सॉइल के अंदर जा नहीं रहा है और बहुत सारा जो पानी है ऊपर की ओर आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर वही जो सॉल्ट है आपका पानी में डिजोल्व होकर ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाता है और सेलाइन सॉइल में कन्वर्ट वो हो जाएगा। अब सेलाइन सॉइल अगर आप देखोगे तो जो एरिड, सेमी एरिड रीजन है, इसके साथ साथ जो वाटर लॉक्ड रीजन है यानी स्वम्पी रीजन, जहां पर भी आपको लगून्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको सेलाइन सॉइल जो है वो देखने को मिलेगा। फिर सेलाइन सॉइल्स आप देखोगे तो वेस्टर्न गुजरात वाला पार्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका डेल्टाज हुआ ईस्टर्न कोस्ट के, वेस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज में एल्यूवियल सॉइल, लेकिन आप सॉरी ईस्टर्न कोस्ट के कुछ डेल्टाज वाला पार्ट, कुछ डेल्टाज वाला पार्ट यानी कौन सा? सुंदरबन। ध्यान करो जहां पर भी आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन से एरिया में ग्रो होते हैं? वो ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहां पर आपका वाटर जो है वो ब्रैकिश होता है, ना पूरी तरीके से सॉल्टी ना ही पूरी तरीके से फ्रेश। तो सुंदरबन वाला एरिया होगा वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब डेल्टा वाला रीजन जहां पर क्या भी हो रहा है, आपका सी वाटर भी आ रहा है, तो वहां पर सॉइल जो है आपका कैसा हो जाता है? वो सेलाइन सॉइल हमें देखने को मिलता है। फिर पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पर भी आप इनके जो सॉइल है वो धीरे धीरे सेलाइन सॉइल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो फार्मिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा पुअर यूज की जा रही है। होता क्या है कि जब फार्मर इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन वो यूज ऐसा करते हैं कि वो ट्यूबवेल्स वगैरह को यूज करते हैं, तो पानी पूरे खेत में फैला दिया जाता है। अब इसके कारण क्या होता है? कुछ पानी तो नीचे जाता है, लेकिन बहुत सारा पानी नीचे से इवापोरेट होकर ऊपर की ओर आता है और वो अपने साथ बहुत सारा सॉल्ट लेकर आता है। वो सॉल्ट वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, पानी तो इवापोरेट हो जाता है जिससे सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता है। और इसी कारण से आप देखोगे कि पंजाब और हरियाणा में सॉइल जो है उसमें सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ऐसा होता है कि
फार्मर्स को बोला जाता है कि आप क्या करो, सॉइल में जिप्सम को ऐड करो। जिप्सम को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, सॉल्ट के कंटेंट को थोड़ा कम कर देगा, सॉइल में जो सैलिनिटी की प्रॉब्लम है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो उस तरीके से क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो गुजरात हुआ, पंजाब हरियाणा हुआ, उसके बाद आपका ये जो बिल्कुल ही डेल्टा वाला या फिर कोस्टल वाला रीजन है, यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं पीटी सॉइल। अब पीटी सॉइल ऐसे एरियाज में देखने को मिलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी भी होती है। रेनफॉल भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा ग्रो होता है। सिमिलर सीधी सी बात है ना कि अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो प्लांट ज्यादा ग्रो होंगे। अब यहाँ पर प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं तो यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा होगा, यानी ये ऐसे सॉइल्स है जहां पर आपको ह्यूमस का कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऑर्गेनिक मैटर जो है आप देखोगे 40 से 50% तक हो सकता है, यानी सॉइल का ही आधे ज्यादा हिस्सा क्या हो गया, आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया। इसी कारण से सॉइल जो है वो हैवी और ब्लैक कलर के देखने को हमें मिलते हैं। इंडिया में वो वाले रीजन जहां पर बहुत हाई रेनफॉल होती है, यानी कुछ जो नॉर्दर्न पार्ट है बिहार का, फिर उसके बाद नॉर्दर्न पार्ट हुआ उत्तराखंड का, फिर कोस्टल एरियाज हुआ वेस्ट बंगाल का, ओडिशा का और तमिलनाडु का, यहाँ पर आपको इस टाइप के पीटी सॉइल देखने को मिलते हैं ना। पीटी सॉइल सीधा सा बस इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, इसी कारण से इन सॉइल्स को पीटी सॉइल्स बोला जा रहा है। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब सॉइल को अगर आप देखोगे तो सॉइल का बहुत ज्यादा इरोजन हमें आज के टाइम पर देखने को मिलता है। इरोजन क्या है, हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ चुके हैं। इरोजन मतलब वहां से किसी चीज का हटना। होता क्या है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से सॉइल जो है वो इरोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो प्रोसेस बहुत ज्यादा मेन होती है। एक होता है आपका शीट इरोजन, दूसरा होता है गली इरोजन। शीट इरोजन क्या है, गली इरोजन क्या है, दोनों हम समझते हैं। अब मान लो एक फील्ड है जहां पर बहुत ज्यादा सॉइल है, उसके ऊपर पानी गिरा और इतना पानी गिर गया कि सॉइल ऊपर फ्लो होने लग गया। जब वाटर ऊपर फ्लो होने लग गया, जब वाटर ऊपर फ्लो होगा तो बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और पानी के साथ वो बह जाएंगे। इसी को बोला जाता है शीट इरोजन। सेकंड इसके अंदर होता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है कि जब पानी गिरता है किसी फील्ड के ऊपर तो वो छोटी छोटी रील्स बना लेता है, छोटी छोटी चैनल्स बना लेता है। फिर यही चैनल जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो गली कहलाते हैं, और इस तरीके से भी सॉइल इरोजन होता है जिसको गली इरोजन बोला जाता है। देखो यहाँ पर ये जो इरोजन है, ये इरोजन कैसा है, गली इरोजन है। और यहाँ पर क्या भी बन रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ना इधर की तरफ, ये यहाँ पर बन रहे हैं रेवाइंस। फिर उसके साथ आप देखोगे कि सॉइल इरोजन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज कॉज कर रहे हैं। अब सॉइल इरोजन ऐसा नहीं है कि पहले होता ही नहीं था, पहले भी होता था सॉइल इरोजन, लेकिन पहले क्या होता था, सॉइल का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी वो ज्यादा तेज थी सॉइल के इरोजन से, इस कारण से उतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारे रीजंस के कारण सॉइल का इरोजन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो सॉइल का डेन्यूडेशन और फिर उसका वॉशिंग, वहां से हट जाना, इसी को हम सॉइल इरोजन बोल रहे हैं। सॉइल का फॉर्मेशन और इरोजन जो है वो इसी प्रोसेस है जो कि साथ में साइमल्टेनियसली होते हुए होती है। ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इससे क्या हुआ है, सॉइल का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, और इन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हमें देखने को मिल रहा है। फिर ये तो हमने देखे कि ये जो ह्यूमन फैक्टर्स यानी एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमंस के कारण, किस कारण, ह्यूमंस के कारण कैसे सॉइल इरोजन हो रहा है। मगर सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस भी है, नेचुरली भी होती है, विंड के कारण भी है, वाटर के कारण भी है, ग्लेशियर के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। फिर इसके बाद आप देख लेते हैं हम कि सॉइल इरोजन होता कैसे। तो सॉइल इरोजन दो तरीके से होता है। एक तो गली इरोजन, ये आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गई, ये बड़ी बड़ी गलीज बन गई है जिसमें सॉइल का इरोजन हो रहा है। फिर साथ में जो प्लेन एरिया है यहाँ पर भी सॉइल का क्या हो सकता है, शीट इरोजन हमें देखने को मिल सकता है। तो गली या फिर रेवाइंस के थ्रू भी इरोजन हो सकता है और शीट इरोजन भी हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर को आप देखोगे कि वहां पर ये जो गली इरोजन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वहां पर ये जो गलियां बन जाती है इन्हीं को वहां पर क्या बोला जाता है, रेवाइंस या फिर चंबल रेवाइंस बेडलैंड भी इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद विंड इरोजन, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। विंड जब चलती है तो अपने साथ सॉइल के जो फाइनल पार्टिकल्स है उनको भी उड़ाकर ले जाएगी, तो विंड के कारण भी क्या होता है, हमें इरोजन देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफेक्टिंग फार्मिंग मेथड्स। बहुत सी बार क्या होता है कि फार्मर्स जो फार्मिंग की मेथड है वो सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण भी बहुत ज्यादा सॉइल का इरोजन हो रहा है।
अब समझो, देखो ये हिल है, अब हिल में आप इस टाइप से अगर फार्मिंग करोगे तो वाटर जब यहाँ पर आप इरिगेशन के लिए दोगे तो बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगा। जब वाटर बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगा तो अपने साथ बहुत सारे सॉइल को भी वो बहाकर ले जाएगा, जिसके कारण सॉइल इरोजन यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो जो डिफेक्टिव फार्मिंग टेक्निक्स होती है उसके कारण भी सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अगला, अब हम देख लेते हैं लैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी किन टेक्निक्स को यूज करके हम सॉइल इरोजन को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक आती है। सबसे पहले आती है कॉन्टोर प्लविंग। कॉन्टोर प्लविंग का मतलब होता है कि अब ये जो फार्मर था हिल पर क्या कर रहा था, फार्मिंग कर रहा था, तो ये ऐसी फार्मिंग करता जिससे क्या होता है कि ज्यादा वाटर का ज्यादा इरोजन ना होता। तो कैसे फार्मिंग करता, इस तरीके से आप देखो ये प्लव कर रहा है, इस तरीके से प्लव करने के बजाय वो क्या कर सकता था यहाँ पर, या आप समझो इस तरीके से प्लव करने की बजाय वो ऐसे प्लव यहाँ पर कर सकता था, जिससे क्या होता जब वाटर आप देते तो वाटर इस तरीके से आप देते तो ज्यादा इरोजन सॉइल का नहीं होता। इसी को बोला जाता है कॉन्टोर प्लविंग, यानी जो कॉन्टोर से हिल से उनके अकॉर्डिंग जब आप प्लविंग करते हो तो उसी को कॉन्टोर प्लविंग बोला जाता है। यहाँ पर आप देखो फोटो, ये क्या है, हिल्स की ये जो स्लोप है, स्लोप इस तरफ है, तो आप स्लोप के मतलब कॉन्टोर जो है ये कॉन्टोर बने हुए, कॉन्टोर के आप क्या कर रहे हो, पैरेलल यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हो और पैरेलल ही यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो। अब ये वाटर अगर इधर जाएगा भी तो यहाँ पर थोड़ा रुकेगा फिर नीचे की ओर जाएगा, तो इसी को कॉन्टोर प्लविंग बोला जा रहा है, यानी जो कॉन्टोर से उनके अकॉर्डिंग प्लविंग करना। फिर कॉन्टोर प्लविंग और टेरेस फार्मिंग ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती चीज है, बहुत सारे बच्चे इसके बीच में कंफ्यूज होते भी है। डिफरेंस क्या है दोनों में मैं समझा देता हूँ। ये आपकी हुई हिल्स। अब हिल्स पर जब आप इसे टेरेस बना देते हो, ये आपने हिल को क्या किया, कट कर करके यहाँ पर क्या बना दिए, टेरेस बना दिए, ताकि फ्लैट लैंड मिल जाए जिसके ऊपर फार्मिंग करना भी आसान हो, और जब आप इरिगेशन करो तो पानी भी अपने साथ ज्यादा सॉइल को बहाकर नहीं ले जाए। तो जब आप टेरेस बनाकर फार्मिंग करते हो तो उसी को बोला जाता है टेरेस फार्मिंग। लेकिन इसी हिल्स में यहाँ पर आप क्या करते हो कि हिल के अकॉर्डिंग, यानी जो स्लोप है, स्लोप के अकॉर्डिंग जब आप फार्मिंग करते हो तो वो क्या कहलाती है, कॉन्टोर फार्मिंग कहलाती है। तो ये एग्जांपल हो गया कॉन्टोर फार्मिंग का, और ये एग्जांपल क्या हो गया, टेरेस फार्मिंग का, है ना। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो कॉन्टोर लाइंस के अकॉर्डिंग जब फार्मिंग की जाती है तो वाटर फ्लो को वो स्लो कर देता है, जिससे इरोजन भी कम होता है। सेकंड हो जाएगा टेरेस फार्मिंग, जब आप क्या करते हो, स्टेप्स बना देते हो, टेरेसेस बना देते हो, जिससे कि इरोजन कम होता है, उसी को टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगी। याद करो इसी लेक्चर में आगे भी हमने पढ़ा कि आपका जो टी का कल्टीवेशन है, जो आपकी कॉफी का कल्टीवेशन है, वहां पर भी टेरेस फार्मिंग के थ्रू ही किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग आ जाएगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग को आप ऐसे समझो, अब जब भी फील्ड पर क्रॉप्स लगाई जाती है तो बीच में एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि खुला छूट जाता है। अब जब विंड चलेगी तो उस खुले हिस्से से क्या करेगी, ये आपके सॉइल को इरोड करके ले जाएगी। तो अच्छा तरीका क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करो, ग्रास के कुछ पैचेस को ग्रो कर दो, जो कि क्या करेंगे, सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, और वाटर के साथ, विंड के साथ आपका सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगा। तो इसी को बोला जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी क्रॉप्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पर आप क्या कर दो, कुछ ग्रास के पैचेस ग्रो कर दो, जो कि आपके सॉइल को होल्ड करके रखेगी। इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जा रहा है ना। फिर सेकंड आ गया शेल्टर, अगला आ गया शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, अब आप समझो कि इधर एक डेजर्ट वाला रीजन है। अब डेजर्ट वाला रीजन जो है, तो विंड जब चलेगी तो डेजर्ट वाले रीजन से बहुत सारी सैंड को उड़ाकर लाएगी, और जो प्रोडक्टिव फर्टाइल फील्ड होते हैं वहां पर उनको डिपॉजिट कर देगी, जिससे धीरे धीरे वो सॉइल भी क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल या फिर कम उपजाऊ जो है वो बनता जाएगा। अब इस चीज को रोका कैसे जाए, तो हम क्या करें, प्लांट्स का एक बैरियर क्रिएट करते हैं। जब आपने प्लांट्स का एक बैरियर क्रिएट किया तो आपकी विंड जो है उसकी स्पीड को कम कर देंगे। विंड की स्पीड कम होगी तो वो जो उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो उधर की तरफ ही गिर जाएंगे। मतलब ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आपकी फील्ड को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी कारण से इनको शेल्टर बेल्ट बोला जा रहा है। तो शेल्टर बेल्ट आप देखोगे डेजर्ट के पास वाले रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में आप देखोगे दिन में सी ब्रीज चलती है सी से लैंड की तरफ, तो वो जब सी से लैंड की तरफ चलती है तो बीच पर जो आपकी सैंड है उसको उड़ाकर लाती है और फर्टाइल सॉइल के ऊपर वो डिपॉजिट कर देती है। तो आपको जो कोस्टल एरियाज है वहां पर भी शेल्टर बेल्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो प्लांटिंग रो ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स,
जो कि क्या करता है, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज भी कर देगा। डेजर्ट वाले एरिया में भी ये देखने को मिलती है, और डेजर्ट एरिया में तो इसने एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है। तो इस तरीके से आपके क्या करती है, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, एक और टेक्निक इसके अंदर होती है जिसको लेता है मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या टेक्निक है वो भी हम समझ लेते हैं। मल्चिंग में आप ऐसे समझो कि इसमें तो क्या किया कि जो खाली एरिया था उसको आपने क्या कर दिया, ग्रास ग्रो कर दी। लेकिन आप खाली एरिया में क्या भी कर सकते हो, जो ड्राई लीव्स वगैरह है, स्ट्रॉ वगैरह है, उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। जब ड्राई लीव्स और स्ट्रॉ वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट होगी तो वो क्या करेगी, वाटर जो है मतलब सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करके रखेगी। साथ ही साथ विंड जो है वो सॉइल को इरोड करके नहीं ले जा पाएगी। तो मल्चिंग भी एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जिससे सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। तो ये अलग अलग टेक्निक हुई जिससे हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। क्या क्या हुई, शेल्टर बेल्ट हुआ, स्ट्रिप क्रॉपिंग हुई, उसके बाद कॉन्टोर प्लविंग हुई, टेरेस फार्मिंग हुई, और इसके साथ साथ एक और क्या हो गई, मल्चिंग हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब आज का ये जो लेक्चर है इसको हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, है ना। आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, और पिछले जो हमारे कुछ लेक्चर्स है उनको भी आप देखिए, अगर उसमें भी कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद।